हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्टिव रिहैब, जहां हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज की, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की, रिहैबिलिटेशन की और एक्सरसाइज थेरेपी प्रोग्राम्स की। मैं हूं आपका अपना स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गगन कपूर और आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो एसीएल इंजरी के अराउंड है। जी हाँ, एसीएल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है नी जॉइंट का और ये बहुत बार इंजर हो जाता है। जिन लोगों को एसीएल इंजरीज होती है उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो क्वेरीज होती हैं जिनके वो आंसर्स चाहते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे एसीएल इंजरीज के बारे में और आप हमें अपनी क्वेरीज हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करिए ताकि आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम उन क्वेरीज को पिक कर सकें। हम उन सभी कॉमन क्वेश्चंस को यहां पर आपको आंसर करेंगे जिससे आपको और आपके दोस्तों को मदद हो। जो भी जानकारी आपको यहां दी जाएगी वो किसी भी क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन या किसी भी क्लिनिकल ओपिनियन को चैलेंज नहीं करती है। वो एक जनरल क्वेरी है जिसको हम जनरल फॉर्म के अंदर एड्रेस करेंगे और आपको उसे अडॉप्ट करने से हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप इसका बेनिफिट उठा पाए। हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को इससे मदद हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एसीएल, व्हाई इज इट सच एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द नी जॉइंट। एसीएल इतना इंपॉर्टेंट नी जॉइंट के लिए क्यों है? एसीएल जिसका फुल फॉर्म है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एक लिगामेंट है नी के अराउंड। जो नी है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है मसल्स और लिगामेंट्स के द्वारा नी जॉइंट में। और जो एसीएल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जो नी के अंदर होता है और ये एंटीरियर और रोटेटरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है नी को, घुटने को आगे निकलने और घूमने से बचाता है। ये लिगामेंट ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस लिगामेंट के साथ में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं जो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल है हमारे घुटने के अराउंड, उसको इंप्रूव करता है, जिसे पोजीशन सेंस बोलते हैं, जिसे जॉइंट पोजीशन सेंस बोलते हैं। ये उस जॉइंट पोजीशन सेंस को अच्छा रखता है और हमारा घुटना हमारे कंट्रोल में रहता है। कुछ एसीएल इंजरीज के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपका एसीएल डैमेज है तो आपकी जो क्वाड्रिसेप्स है उसकी वेस्टिंग हो जाती है एसीएल के डैमेज होने से, क्योंकि इसके कुछ कनेक्शंस क्वाड्रिसेप्स मसल के साथ में भी हैं जो एसीएल डैमेज होने पर उसकी वीकनेस कर देते हैं। अगला जो सवाल हमारे सामने आता है कि ज्यादातर एसीएल की इंजरीज कैसे होती हैं। एसीएल की जो इंजरीज हैं वो उन स्पोर्ट्स के अंदर देखी जाती है जहां पे कटिंग, चेंज ऑफ डायरेक्शन, जंपिंग, लैंडिंग ऐसी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। बेसिकली एसीएल इंजरी इज अ नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी, मतलब इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपको कोई आके हिट करे, आपके घुटने को हिट करे तभी आपको ऐसी इंजरीज हो। ये टर्निंग के दौरान हो सकती है, लैंडिंग के दौरान हो सकती है, बिना ओपोनेंट के हो सकती है। तो इट इज बेसिकली अ नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी जिसके अंदर 70% लोगों को जो इंजरी है वो बिना किसी कॉन्टैक्ट के होती है। उन्हें एक ऐसी फीलिंग आती है कि उनका घुटना घूम गया है और कोई चीज वहां पे टूट गई है। कई बार लोगों को पॉप की आवाज भी सुनाई देती है जिससे उन्हें पता लगता है कोई स्ट्रक्चर अंदर डैमेज हो गया है। उसके बाद वो जनरली अपनी गेम या ट्रेनिंग को कंटिन्यू उस समय नहीं कर पाते हैं। उनको एकदम पेन फील होता है और स्वेलिंग आ सकती है उनके घुटने के अंदर। ज्यादातर ये स्वेलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, आधे से 1 घंटे के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और पूरा घुटना स्वोलन हो जाता है। कई बार सूजन अगले दिन भी आती है, तो जरूरी नहीं कि अगर आपको सूजन नहीं आई तो आपको एसीएल इंजरी नहीं हुई है। एसीएल इंजरीज के साथ में और भी जो स्ट्रक्चर्स है नी के अराउंड, जैसे कि मेनिस्कस या और भी लिगामेंट्स, लैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या कार्टिलेज, इनको भी डैमेज हो सकता है। तो एसीएल के साथ में जो एसोसिएटेड इंजरीज हैं, जब वो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे उनका रोल ज्यादा हो जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब अगर आपको खेलते हुए उस समय घुटना आपका घूम गया और आपको नी इंजरी हुई थी और आपको ये नहीं पता कि किस तरह का डैमेज है, कितना ज्यादा डैमेज है, कितना कम डैमेज है, कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो आपको जो स्टेप्स उस समय फॉलो करने चाहिए, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो उसके लिए एक निमोनिक यूज होता है, प्राइस और पुलिस, जिसके अंदर पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्ट। आप फर्दर डैमेज अपने नी को ना करें, उसके लिए उसे प्रोटेक्ट करें। अगर आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खड़े होने में दिक्कत है, ये लगता है कि ज्यादा चोट लगी है, तो आप वापस गेम में जाने की कोशिश ना करें, तो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में रेस्ट होता है या ऑप्टिमम लोडिंग। आपको नी को आपके रेस्ट की जरूरत है
आपको आइस करने की जरूरत है, आई स्टैंड्स फॉर आइस, और आइसिंग आपको कैसे करनी है ये हम जानकारी आपको एक अगले वीडियो के अंदर देंगे, जिसके अंदर कैसे आइस अप्लाई करनी चाहिए आपको नी के अराउंड, उसके बारे में आपको बताएंगे। देन कंप्रेशन, आप क्रेप बैंडेज को यूज कर सकते हो। यूजुअली 3 इंच या 8 सेंटीमीटर और 4 इंचेस या 10 सेंटीमीटर का क्रेप बैंडेज उसके अराउंड बांधा जाता है घुटने के, जिससे कंप्रेशन रहता है और स्वेलिंग नहीं आती है। लिम्ब को हमें एलिवेट कर देना चाहिए। एलिवेशन से जो फ्लो है ब्लड का वो रुकने के चांसेस होते हैं, तो प्राइस या पुलिस को हमें फॉलो करना चाहिए इमीडिएटली इंजरी होने के बाद में। आइसिंग के बारे में कुछ धारणाएं हैं। ज्यादातर लोगों से जब हम पूछते हैं कि उन्होंने आइसिंग की, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने आइसिंग की, मगर जो ड्यूरेशन ऑफ आइसिंग है या कितनी बार, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आइसिंग है, उसे करने की जो ड्यूरेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एक एक्यूट इंजरी के बाद में दिन में तकरीबन 4 से 5 बार या हर 2 से 3 घंटे पे आइसिंग कर लेनी चाहिए फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। आप आइस क्यूब्स को एक पॉलिथीन बैग के अंदर रख सकते हैं, आइस पैक को एक पतली लेयर वाले क्लॉथ के अंदर रख सकते हैं, और उसको डायरेक्टली नी के ऊपर अप्लाई ना करें, बट एक लेयर, एक कवरिंग के साथ में अपनी नी के ऊपर आप उसे लगातार 15 मिनट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार इंजरी हो जाने के बाद में हमें नेक्स्ट क्या करना है? आप इंजरी होने के बाद में इनिशियली मैनेज ऑन फील्ड, आपने उसी समय उसको मैनेज किया, उसे प्रोटेक्ट किया, उसको आइसिंग किया, कंप्रेशन दिया, बट व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट आपको किसी एक क्लिनिशियन से आपको मिलना चाहिए। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकते हैं, आपके स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे और फर्दर गाइड करेंगे कि किस इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। यूजुअली ACL का जो डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री के बेसिस पे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे और इन्वेस्टिगेशन जैसे कि MRI के बेसिस पर किया जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता लग जाता है कि घुटने के अंदर कोई और स्ट्रक्चर्स डैमेज तो नहीं है, कितना डैमेज हुआ है उन स्ट्रक्चर्स को, इसके बारे में पता लगता है। कई बारी कुछ केसेस के अंदर जो आर्थ्रोस्कोपिक है, डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी है, उसके बारे में भी, उसको भी इस्तेमाल में लाया जाता है अपने घुटने के अंदर डैमेज को जानने के लिए। एक बार आपको पता लग गया कि आपका ACL इंजर्ड है, तो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आपको क्या चीज करनी है, आपको क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास में ट्रीटमेंट की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट पे, क्योंकि एक तो ये मेंटल ट्रॉमा होता है कि मेरे को ACL इंजरी हो गई, एक मेजर इंजरी हो गई नी जॉइंट के लिए, जिसकी रिकवरी टाइम लेती है। फिर ये कंफ्यूजन होती है कि मैं सर्जरी करूं या मैं कंजर्वेटिवली मैनेज करूं, उसको रिहैब करके मैनेज करूं। ये डिसीजन आसान नहीं होता है और इसके अपने रिस्क फैक्टर्स हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बहुत लंबा और टीडियस है, हार्डवर्क की रिक्वायर्ड है, सिंसियरिटी की रिक्वायरमेंट है, और फिर भी ये कहना कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट है, ये थोड़ा सा ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज कर देता है या उनको एक स्ट्रेस देता है। So the goal of the management of ACL injury is basically to provide a stable, healthy knee joint. आपको एक ऐसा घुटना प्रोवाइड करना है जो स्टेबल है, जिससे आपकी फंक्शनिंग अफेक्ट ना हो। आपको एक स्टेबल नी प्रोवाइड होना चाहिए एंड ट्राई टू रिटर्न यू टू द प्रीवियस लेवल ऑफ स्पोर्ट्स, ताकि आप जिस स्पोर्ट के अंदर भी आप पार्टिसिपेट करते थे, आप प्रीवियस लेवल पे पार्टिसिपेशन कर पाए। तो इन गोल्स के साथ में जो डिसीजन मेकिंग है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर लेवल ऑफ प्ले, आप की किस तरह की स्पोर्ट है, आप किस लेवल पे खेलते हैं, आप आगे कितना उसको परस्यू करना चाहते हैं, उन सब को लेके ये डिसीजन लिया जाता है कि आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो ये डिसीजन आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके कोच को, आपके जो क्लिनिशियन है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनसे डिस्कस करना चाहिए, जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे आपको डिस्कस करना चाहिए। और ज्यादातर ये डिसीजन इस बेसिस पर होता है कि आप कौन सी स्पोर्ट खेलते हैं, आपकी स्पोर्ट की डिमांड किस तरह की है। जिन स्पोर्ट्स के अंदर कटिंग, पाइवटिंग, जंपिंग जैसा कि हमने जाना कि ये सारे इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी स्पोर्ट की, तो चांसेस है कि आपको सर्जरी की तरफ सोचना चाहिए, जिससे कि आप अपनी स्पोर्ट को परस्यू कर पाए। और ये डिसीजन लेना कि फर्दर विल यू परस्यू द सेम स्पोर्ट या कोई इजी गोइंग स्पोर्ट को आप परस्यू करेंगे, तो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी एज, किस लेवल पे आप खेल रहे हैं, क्या आपका प्लेइंग लेवल है, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके एसोसिएटेड इंजरीज जो है आपकी नी के अंदर, अगर आपको कार्टिलेज डैमेज हुआ है या आपको मेनिस्कस डैमेज हुआ है, तो ये एसोसिएटेड इंजरीज के साथ में भी ये डिपेंड करेगा कि वेदर यू शुड गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी ACL के बारे में और उसकी इंजरी के बारे में।
इसी सीरीज के अगले वीडियोस के अंदर हम और एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि प्रीहैब क्या होता है, सर्जरी से पहले हमें क्या करना चाहिए, रिहैबिलिटेशन के पार्ट क्या होते हैं, री इंजरी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हमारे गोल्स होने चाहिए ऑफ रिहैबिलिटेशन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, कैसे रिटर्न ऑफ स्पोर्ट्स होना चाहिए और कैसे हम री इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। अगर आपकी क्वेरीज है, आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसे पोस्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स इससे बेनिफिट उठा पाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो अगर आपको इससे जरा सी भी मदद हुई है तो। So, see you soon. Till then, stay fit, stay healthy, keep smiling.